मुकेश कुमार जी। जब हम लोग छोटे थे तब गल्फ के किसी भी कंट्री में अगर कोई काम करता था व्यक्ति गांव का, तो हम लोग कहते थे कि इराक गया हुआ है। इराक के अलावा दूसरे कंट्री का हम लोग नाम ही नहीं जानते थे, चाहे वो अमेरिका भी रहते थे या और इंग्लैंड भी रहते थे, तो हम लोग ये कहते थे गांव के अंदर कि इराक से आया, इराकी है। क्योंकि उस समय पता नहीं होता था हमें कि इराक क्या है, नेपाल क्या है, या हमारे इस देश के अंदर जो दूसरे राज्य हैं वो क्या है। आजकल तो सीधा जिस प्रकार से अभी गुरुजी कह रहे थे कि बटन दबाओ आंसर पाओ, आजकल जो भी उसमें आप डाल दोगे तो आपको पूरी की पूरी हिस्ट्री उसके अंदर आ जाएगी। मैं तो ये कहता हूँ कि बच्चे का जो दिमाग है आज के बच्चे का, वो कंप्यूटर से तेज चलता है। ये हम लोग कॉमिक्स में पढ़ा करते थे चाचा चौधरी के में, उस समय हमें कंप्यूटर का नहीं पता था। लेकिन आज जमाना कहां तक पहुंच गया है। आज का बच्चा जो पहले कहा करते थे कि बच्चे तुम कल के नागरिक हो, लेकिन मैं कहता हूं दावे के साथ कि आज का बच्चा, आज का नौजवान, आज का नागरिक है, कल का नहीं। आज कम्युनिकेशन का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है। संसार की, वर्ल्ड की सारी इंफॉर्मेशन इस पे कलेक्ट है। माउस का ज़माना है, माउस की क्लिक दबाएं आप अमेरिका पहुंच जाएंगे और इंफॉर्मेशन आपके स्क्रीन पे आ जाएगी। ऐसा फास्ट युग है ये, कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल ख़त्म हो गया है। नवलगढ़ के आसपास के क्षेत्र और शेखावाटी बेल्ट में इस ई लाइब्रेरी का जो फ़ायदा आम लोगों को हुआ है, जैसे व्यापारी, यहाँ के जो बिजनेसमैन हैं, 70% लोगों के पास अभी ये सुविधा होमली नहीं है। 30% लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं और इसकी टेक्निक के बारे में जानते हैं। 70% इस टेक्निक के बारे में भी नहीं जानते कि ईमेल कैसे किया जाता है, कैसे इन्फॉर्मेशन अपन कंप्यूटर के मार्फत लेते हैं। चेयरमैन साहब मुरारका जी का फिर धन्यवाद देता हूँ कि जो नवलगढ़ के विकास के लिए चिंतित है, साल में 6 दफ़ा यहाँ आते हैं और यहाँ के विकास के बारे में सोचते हैं। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं पहले जब यहाँ नहीं आया था तो कुछ भी नहीं करता था, मैं घर पे ही रहता था। फिर एक दिन नीरज जी गए मेरे पास, तो नीरज जी ने मेरे को ई लाइब्रेरी के बारे में बताया। मैंने बहुत गौर किया और यहाँ आने का निश्चय किया। फिर मैंने नीरज जी से कहा कि मेरे को कंप्यूटर के बारे में कुछ नॉलेज चाहिए, तो मैंने यहाँ 3-4 महीने तक कोर्स किया। नीरज जी ने मेरे को सब कुछ बताया। आज कंप्यूटर का मेरे को इतना नॉलेज है, मेरे पास खुद का कंप्यूटर है घर पे, और मैं उस पे बच्चों को भी थोड़ा बहुत नॉलेज देता हूँ, पढ़ाता हूँ, उस पे काम भी करता हूँ, उसको अपना बिजनेस बना के यूज में लेता हूँ। आई एम थैंकफुल टू मुरारका सर, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे ई लाइब्रेरी बनाई, हमें बहुत फ़ायदा हुआ। उन्होंने यहाँ पे ई लाइब्रेरी बनाई। हमें पहले कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन आज हमें बहुत कुछ पता है कंप्यूटर के बारे में। हम नेट से बहुत कुछ जानकारी ले सकते हैं। जो मेरा बहुत निजी अनुभव है कि मेरा ब्रदर मलेशिया में गया था स्टडी के लिए, और वो स्टडी वीज़ा पे था, जॉब उसको अलाउ नहीं था वहाँ पे। वो 3 फ्रेंड एक रूम शेयर कर रहे थे, उसमें एक फ्रेंड उसका होटल में वर्क करते हुए पकड़ा गया, और बाय चांस लकीली वो घर पे ही थे उस दिन, और पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया। भाई ने तुरंत फ़ोन किया, लेकिन इतना सुन के हम लोग बिल्कुल सहन नहीं कर पाए। फिर मैं यहाँ नीरज सर के पास आई, उन्होंने मुझे स्काइप जैसी फैसिलिटी प्रोवाइड करी, और ई लाइब्रेरी के थ्रू मैं अपने भाई से मिली, फेस टू फेस मैंने बात करी और उसका सोल्यूशन हमने निकाला। सर्वप्रथम मैं शेखावाटी के सच्चे सपूत, मेरे पिता तुल्य श्री मुरारका जी का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूँगी, जिन्होंने अपनी मातृभूमि के प्रति इतना लगाव, इतना प्रेम प्रदर्शित किया है। मैं यहीं की बेटी हूँ, यही मेरी कर्मस्थली है। नवलगढ़ में निरंतर आपकी वजह से विकास हो रहा है। आपने सांस्कृतिक मूल्यों को भी बरकरार रखने का प्रयास किया है, लोक संस्कृति को भी जीवित रखने का प्रयास किया है, लेकिन साथ ही साथ मेरी यह जन्मभूमि
आधुनिकता की दौड़ में पिछड़ न जाए, इसका भी आपने बहुत प्रयास किया है और इस हेतु इस ई लाइब्रेरी को स्थापित किया है। यह एक बेजोड़ नमूना है। आज मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर बैठी महिलाएं, बच्चे, हर तबका, हर वर्ग है वो इसका फ़ायदा उठा रहा है। अनिमेश कक्षा 9th का छात्र है। ये जब ई लाइब्रेरी में आया और यहाँ के जो मैनेजर उससे मिला, उनको बोला कि मैं कुछ डेवलपमेंट फील्ड, कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसमें कुछ करना चाहता हूँ। तो इन लोगों ने बैठकर पूरे रिसर्च किया और क्या बन सकता है उस पर एक वर्कआउट किया। तो उन्होंने एक लाइन फॉलोअर रोबोट बनाया जो ऑटोमेटिक सेंस करता है और अपना दिशा पे चलता है। तो उसी का एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखाना चाहेंगे कैसे ये काम कर रहा है। आप सबने शायद ये पहले भी देखा हो, फिर भी मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ। ये मैंने इसका सारा सामान मैंने मार्केट से परचेज़ किया है और इसमें मैंने 2 सेंसर्स लगाए हैं जो मैंने मार्केट से परचेज़ किए हैं। ये इस तरीके से काम करते हैं कि ये लाइट को थ्रो करते हैं और जैसा कि आप सब जानते हैं ब्लैक कलर पूरी लाइट को ऑब्जर्व कर लेता है। जैसे ये सेंसर्स के नीचे ब्लैक कलर आता है, उनके पास रिफ्लेक्ट होकर लाइट नहीं आती और उनके बाजू वाला टायर चलना बंद कर देता है और इस वजह से ये घूम जाता है। और अब मैं इसका प्रैक्टिकल आपको दिखाने जा रहा हूँ। एक बार जोरदार तालियां अनिमेश के लिए। टैबलेट टेक्नोलॉजी आप में से काफ़ी लोग वाकिफ़ होंगे कि हमने 1 साल से यहाँ पे शुरू किया है इसका उपयोग और इसके बहुत अच्छे हमें रिज़ल्ट भी मिले हैं। तो किसान की कोई समस्या होती है क्रॉप की, उसकी तस्वीर हम उसी दिन खींच के किसान को रिक्वेस्ट करते हैं वो खींच के हमारे कॉल सेंटर पे भेजे। उसका अगर समाधान उनके पास है तो वहाँ से आपको देंगे और उनके पास समाधान नहीं है तो हमारा जो रिसर्च सेंटर है जहाँ पे हमारे अनिल सैनी और दूसरे जो ऑफिसर्स बैठते हैं उनसे वो संपर्क करके और आपको उसका समाधान भिजवाया जाता है। ये 1 साल से चल रहा है, अच्छे रिजल्ट्स आए इसके। हमारी जो भी कॉस्ट थी खेती के अंदर आती थी वो पहले से आधी हो गई और इसके साथ साथ हमारी जो फसलें होती हैं वो भी अच्छे भाव में बिकने लगी। और इसके बाद में जब ये वीरबाला किसान कॉल सेंटर शुरू किया गया है तब से हमें और भी अच्छा लाभ हुआ। उसमें क्या है कि पहले हमारे फसल में कोई भी समस्या आती थी तो हम मुरारका फाउंडेशन के ऑफिसर से फ़ोन पे संपर्क करते थे और उनको बुलाते थे और अपनी फसल में जो प्रॉब्लम है वो दिखाते थे। तो उसमें क्या है कि काफ़ी टाइम लग जाता था। आज जो नई टेबलेट तकनीकी मुरारका फाउंडेशन ने हमें उपलब्ध करवाई है तो उसमें क्या है कि हमारी क्रॉप पे जो भी रोग आता है तो हम उसका फ़ोटो लेके और तुरंत वीरबाला कॉल सेंटर पे मैसेज कर देते हैं और उन रोग की अच्छी तरह से पहचान हो जाती है कि भाई इस फसल में क्या रोग लगा हुआ है। ये टेक्नोलॉजी का जो सफ़र है 1997-98 में पेजर से हम लोगों ने शुरू किया था। फिर पेजर थोड़े दिनों बाद समझ में आ गया कि पेजर इज़ डिफ़िकल्ट। हालांकि मोदी पेज उस ज़माने में एक कंपनी हुआ करती थी, उन्होंने हमें हिंदी में फार्मर को जितने भी मैसेज जाएंगे वो सब फ्री कर दिए थे। लेकिन फिर भी 6,000 रुपये हर पेजर की दैट स्मॉल इंस्ट्रूमेंट कॉस्ट वॉज टू मच। हम लोगों ने सोचा चलो लैंडलाइन टेलीफोन का एक बंदोबस्त करते हैं। तो 97-98 में मुझे एक गांव का नाम याद नहीं है लेकिन एक गांव में मैं एक पूरा EPBX ले आया। 20 टेलीफोन थे उसमें और
200, 300, 500 फुट लंबे लंबे तार भी ले आए थे हम लोग और 20 घरों में लगा दिए थे लोगों को ये सिखाने के लिए कि भाई टेलीफोन पे बात कैसे करते हैं। तो विशेष तौर पर औरतें ही खेती करती है तो औरतों को टेलीफोन करना आना चाहिए। तो चला वो 1 गांव, 2 गांव, 3 गांव और फिर एक गांव में जब मैं गया देखने के लिए कि लोगों को टेलीफोन वगैरह करना आ गया है या नहीं करना आ गया, तो मुझे याद है एक महिला उनमें से खड़ी हुई और बोली ये तो सब ठीक है, शी सेड इन मारवाड़ी, पर माणे तो जा रहे पर लाओ तो खोसड़ों वालों टेलीफोन लाओ जो। इन 1999 शी वॉज वेरी क्लियर कि जब कभी भी टेलीफोन टेक्नोलॉजी अगर यहाँ पे आए तो वो सेल फोन बेस्ड होनी चाहिए। लकीली सेल फोन का बिटवीन 2001 टू 2006-07 बहुत व्यापक प्रचार प्रसार हो गया। तो हम लोगों ने ये सारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का जो काम है, आज हम लोगों ने एग्रीकल्चर के लिए एक्सपेरिमेंट किए हैं सब, हाउ दिस कैन हैपन कि एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी टेलीफोन के द्वारा किस तरीके से ट्रांसफ़र हो सकती है। यहाँ 2 जने हैं लेकिन आज करीब करीब हमारा सारा स्टाफ फिज़िकल एफर्ट्स की जगह वो सब टेलीफोन के ऊपर होने वाला काम हो गया। हम लोग सोर्सिंग करते हैं, इसी सीज़न में शायद हम लोगों ने करीब 350 किसानों से सोर्सिंग की होगी गेहूँ वगैरह की। तो मुझे नहीं लगता कि हर किसान के जाके क्वालिटी चेक करके रेट तय करी, वो तो सब टेलीफोन पे होने लग गया। और उसी में ही अब एक कदम और कि कैसे एक नई टेक्नोलॉजी आ गई, व्हाट्सएप, टैबलेट है और आसान है। टैबलेट 27-28 हज़ार रुपये की कॉस्ट से शुरू हुआ था, अभी भी 11,000 है। 10-11 हज़ार में अच्छी क्वालिटी है। मुझे उम्मीद है जैसा कि पिछले सरकार में हुआ था कि कोई एक IIT जोधपुर और IIT चेन्नई को कहा था कि भाई 1,000-2,000 रुपये में निकाल दो टैबलेट तो लोगों की सुविधा में आ जाएगा। मुझे उम्मीद हो जाएगा, लेकिन उससे भी कैसे वो उपयोग में होगा उसका भी एक हम लोगों ने यहाँ एक्सपेरिमेंट किया एंड वी आर फाइंडिंग इट वेरी कन्वीनियंट। कि हमने जो टेक्नोलॉजी बनाई बहुत सिंपल है, तो ऑब्वियसली हम जो बना रहे हैं उनको यहाँ के किसान और उनके संदर्भ में सिंपल ही होना जरूरी है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं एंड वी होप कि ये टेक्नोलॉजी हम और टेलीफोन कॉल सेंटर बेस्ड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, डेटा मैनेजमेंट वो अक्रॉस द कंट्री कर रहे हैं हम लोग और यहीं से शुरुआत हुई है और भी बढ़ता ही जाएगा। यहाँ तक कि स्टाफ अटेंडेंस ये वो बहुत सारे और भी काम शुरू हो गए हैं उससे। और एग्रीकल्चर में कम रहे लेकिन हेल्थ प्रोग्राम, ये प्रोग्राम, बैंकिंग सर्विसेज, ए लार्ज नंबर ऑफ सर्विसेज कैन बी बेस्ड ऑन दिस सिंपल टेक्नोलॉजी। खारा पानी, ये बरसात का पानी इकट्ठा करके पीने के लिए जल ग्रहण का कार्य यहाँ है और आपके फाउंडेशन जो उसके द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें 67 तो ऐसे पानी के टांके बने और भी काफ़ी विकास हुआ, वो आगे दिखाएंगे हम आपको। इनका मेन यहाँ जो फ़ायदा है पब्लिक को वो ये है कि यहाँ डार्क जोन और खारा पानी का बेल्ट है, तो यहाँ की पब्लिक पीने के लिए इसमें बारिश का पानी कलेक्ट करके और शुद्ध बारिश का पानी पीने के उपयोग में लेती है। ये एक टांके की क्षमता 20,000 लीटर पानी इकट्ठा होता है, जो साल भर एक परिवार के लिए पीने के लिए बहुत अच्छे तरह से वो उपयोग में लिया जा सकता है। और दूसरा, अपने किसान को हमने पौधे भी दिए हैं जिससे किसान इस मीठे पानी से, क्योंकि सलाइनिंग वाटर से पौधा हो नहीं पाता, तो वो कोई फ्रूट प्लांट में 5-10 जितने भी अपनी कैपेसिटी के अनुसार लगाए और अपनी आर्थिक जो पोजीशन है उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करें। ये इसका मेन मकसद और उद्देश्य है हमारा। राजस्थान का तो अगर पुराना इतिहास देखो तो पानी के संरक्षण के जितने तरीके राजस्थान ने इजाद किए हैं दुनिया में कहीं नहीं किए, दुनिया में। सही है, इंडिया छोड़ दीजिए आप, दुनिया में फिर धीरे धीरे लुप्त हो गए क्योंकि म्यूनसिपैलिटी का पानी आ गया, पाइप आ गई, लोग भूल भाल गए। हाँ, ये कुआं, बावड़ी, तालाब यहीं से शुरू हुए। जी, ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये हमारे जल ग्रहण गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, उस जल ग्रहण के तहत मुरारका फाउंडेशन PIE हमारी एजेंसी है, उसके तहत हम काम कर रहे हैं। और ये पानी का टांका, बारिश का पानी कलेक्ट करने के लिए हौद बनाया गया है। इस हौद से यहाँ हमारे मेन फ़ायदा यही है कि ये डार्क जोन बेल्ट है, खारा पानी है, सलाइनिक वाटर पीने योग्य है नहीं हमारे पानी, तो किसान अपने साल भर का पानी पीने के लिए बारिश का जो पानी आता है वो इसमें कलेक्ट करता है।
राजस्थान की पुरानी जो है संस्कृति, उसमें भी पानी का संग्रहण के लिए जो बावड़ी तालाब यहाँ शुरू हुए थे, बहुत अच्छा पुराना जो शेड्यूल लोगों का था, पर धीरे धीरे लोग बाग भूल गए। अब ये वापस शुरुआत हुई है क्योंकि पानी की प्रॉब्लम और फ्लोराइड से ये जो बीमारियाँ होने लगी है। अब ये पानी का टांका बना है, 20,000 लीटर की कैपेसिटी है इसकी और 80,000 की लागत है, जिसमें 10% किसान को अनुदान देना होता है, बाकी गवर्नमेंट से पैसा मिलता है। खेती के हालात बदलने के लिए स्वभाव में प्रयोगधर्मी होना बहुत ज़रूरत है। तकनीकी वाटरशेड की सब हमारे स्टाफ के लोग हैं, बहुत कॉम्पिटेंट हैं, बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई है। सतवीर जी हैं, उनको तो शायद 10-11 साल हो गए वाटरशेड के ही कार्यक्रम चलाते हुए, खेती के कार्यक्रम चलाते हुए, पूरे देश में कार्यक्रम चलाते हैं, तो वो सब बताएंगे आपको। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये बात आप ज़रूर ध्यान रखें। मैं प्रस्ताव दे रहा हूँ मुरारका फाउंडेशन से, आपके वाटरशेड के बजट से इसमें खर्चा नहीं होगा। आप अपने खर्चे पे नवलगढ़ आएंगे तो किसान के यहाँ रहने की व्यवस्था मैं कर दूंगा। दूसरी, जो खेती के अंदर अगर जो लोग जाएं वो तो बहुत उनका स्वागत है, लेकिन जो न जाएं वो एक चीज़ ध्यान में रखें, हमें अब पशुपालन और खेत दोनों का एक संयुक्त प्लान बनाना पड़ेगा। खेत में ऐसी फसलें लगाएं जिससे इतना चारा पैदा हो कि उस चारे को हम पशुओं को खिला सकें और उस पशु से मिलने वाले गोबर की बढ़िया खाद बना के हम खेत में डाल सकें। खाली घूरे के ढेर लगा के और उसकी खाद को खाद कहने से खाद नहीं बनती है। असली खाद बनेगी सही तरीके से। थोड़ी पानी की समस्या यहाँ बता रहे हैं, उसमें यदि जिप्सम और रॉक फॉस्फेट, वो देखना पड़ेगा दोनों में से किसका उपयोग किया जाए, लेकिन अगर वो किया जाए तो पानी के खारेपन के प्रभाव को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। ये बहुत आसान तरीका है, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। भेड़ बकरियां आपको गोबर नहीं मिलता, गाय भैंस से गोबर मिलता है। भैंस ज़्यादा खाती है, हरा चारा भी चाहिए, महंगी भी पड़ती है। आप गाय के बारे में विचार कर सकते हैं, तो गाय भी विदेशी ले आएंगे, जर्सी ऑल्स्टीन ले आएंगे तो वो भी भैंस इतना ही खाएगी, तो उससे तो भैंस ही ले आना। और देसी मिले और देसी रख सकें तो देसी गाय सबसे बेहतर होती है। लेकिन आजकल वो दूध नहीं देती तो कहाँ छोड़ने जाएंगे, बहुत समस्या है। शुरुआत में करें 2 भैंस 1 गाय, विदेशी 1 देसी, ऐसी संतुलन बनाया। और यदि आपके यहाँ खेत में